गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, जेई वाले सभी अपने अपने डाउट बताओ। जेई वाले सभी अपने अपने डाउट बताओ। जेई वाले सभी अपने अपने पेपर के डाउट बताओ। बोलो सभी जेई वाले। सभी जेई वाले पेपर के डाउट बताओ। होमवर्क में ही लिख लो। होमवर्क में लिख लो। चलो जल्दी डाउट बताओ सभी। सभी जल्दी डाउट बताओ। एक तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2। जेई वाले जल्दी जल्दी अपने अपने डाउट बताओ। बोलो। 1 2 3 4 5 और 11 जेई वाले। पहले जेई वाले जल्दी जल्दी अपने डाउट बताओ। 13। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर ओ ए ओ बी और ओ सी। ओ ए बी और ये रहा सी। क्या
तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, यदि ये एंगल 45 है, ये एंगल कितना है 45, ये है आर, तो क्या ओ ए वेक्टर आएगा आर आई कैप, बोलो ओ ए वेक्टर कितना आएगा आर आई कैप, ओ सी वेक्टर क्या आएगा, क्या आर जे कैप, और ओ बी वेक्टर, क्या ओ बी वेक्टर जो आएगा वो आएगा आर बाई रूट टू आई कैप प्लस आर बाई रूट टू जे कैप, बोलो क्लियर है। बताओ, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, क्या ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई रूट टू आई कैप, आर प्लस आर बाई रूट टू आई कैप प्लस आर बाई रूट टू जे कैप, बोलो क्लियर है। तीनों को ऐड करने पे यही आएगा। अब क्या इन दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर। ओबी वेक्टर कैसे लिखा, क्या ये एक्स है और ये वाई है, क्या मैंने तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाया है, मैंने तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाया है। इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इसका कितना है आर, तो आर का इधर कंपोनेंट आर कॉस 45 आई कैप और आर का इधर कंपोनेंट आर साइन 45, और उन दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर ली, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब तो ये कर सकते हो, ये दोनों सेम है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 r स्क्वायर बाई रूट टू, बोलो क्लियर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3 r स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 r स्क्वायर, तो ये किसका r बाहर अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2, और ये स्क्वायर बनता है रूट 2 प्लस 1 का, ये किसका है अंडर रूट 2 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा r अंडर रूट 2 प्लस 1, बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर। नोट करो सभी क्वेश्चन नंबर 1, सभी क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, सभी क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। लास्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि ये जो 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से लिखा, कैसे 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अजिंक्य ओ ए इजिकल टू आर है, क्योंकि ये रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, तीनों देखोगे तो रेडियस दिखाई दे रहा है। सर्कल में सेंटर को पेरीफेरी से मिलाने वाला क्या होता है रेडियस। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया, बोलो नोट कर लिया, हाँ करो।
नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या गिवन है। वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी गिवन है? बोलो, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या है? ट्राइंगल लॉ दिख रहा है सभी को? बोलो, ये क्या है? ट्राइंगल लॉ। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो, क्लियर है सभी को? तो ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूं? अब एक बात बताओ, क्या इसका जो सी का मैग्नीट्यूड है, क्या ये थीटा पर डिपेंड करता है? बोलो, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। तो सी का जो वैल्यू है वो मिनिमम तो कितना हो सकता है? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी? सी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। और क्या मैक्सिमम हो सकता है ए प्लस बी? बताओ, क्या सी का मिनिमम वैल्यू हो सकता है ए माइनस बी, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए प्लस बी। बोलो, क्लियर है? बताओ। ठीक है, ये तो लिखा है ना, किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या ए प्लस बी होता है? नोट्स देखो, जब मैंने लिखाया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आर मैक्सिमम आया था ए प्लस बी। जब तक हमें थीटा पता नहीं है तो हम मैक्सिमम कंडीशन होती है ये। और जब थीटा इज इक्वल टू लिखाया था 180 डिग्री, तो आर मिनिमम आया था ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। याद करो। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए जो वेक्टर आर आया वो ये हो सकता है, सी का मिनिमम वैल्यू हो सकता है ए माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए प्लस बी। बोलो, क्लियर है? सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए प्लस बी, और मिनिमम कितना हो सकता है? ए माइनस बी। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। हाँ, सी का वैल्यू ए और बी के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। सी का वैल्यू ए और बी के मिड में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ, क्या सी हमेशा, ऑप्शन देखो, क्या सी हमेशा ए प्लस बी के इक्वल रहेगा? बोलो, क्या सी हमेशा ए प्लस बी के इक्वल रहेगा? सी ऑप्शन देखो सभी। नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। यदि थीटा 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो क्या कभी भी इक्वल नहीं रहेगा? बोलो, क्लियर है? तो सी ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत। ऐसे ही बात करें किस पर? डी पर। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। क्या एक केस ऐसा है जिसमें इक्वल हो सकता है? बोलो, क्या एक केस ऐसा है जिसमें इक्वल हो सकता है जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। बोलो, क्लियर है? तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत।
डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आते हैं ए ऑप्शन पर और बी ऑप्शन पर। ए ऑप्शन पर और बी पर। तो ये देखो, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एक बात बताना, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो है 9, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180, तो क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आएगा क्या वो 4 आएगा? बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी कितना, 4। क्या ये ए से छोटा आ रहा है? बोलो, ये ए से क्या आ रहा है, छोटा। तो क्या ए स्टेटमेंट भी गलत हो गया? बोलो, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, रॉन्ग। बोलो, क्लियर है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बचा, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बचा, बी। बोलो, क्लियर? चलो करो नोट। लास्ट स्टेटमेंट गलत कैसे है? क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल। थीटा इज इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो तो क्या ए प्लस बी के इक्वल हो सकता है? बोलो, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री, तो क्या सी ए प्लस बी के इक्वल हो सकता है? ठीक है। चलो, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? हाँ, लेकिन एक बार तो इक्वल आ रहा है ना, उसमें नेवर लिखा है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार तो इक्वल आ रहा है। नेवर का मतलब कभी नहीं होगा, लेकिन एक बार तो हो रहा है। चलो, हो गया सभी का? बताओ, हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना। की फोर्सेज, अब एक्स और वाई एक्सिस तुम्हें गिवन है, ये रहे एक्स और वाई। यहाँ पर है 1 न्यूटन, ये रहा। ये कितना है, 4, और ये कितना है, 2, और ये कितना है, 2। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 30। अब एक बात बताओ, क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करना आता है सभी को? बोलो, क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करना आता है सभी को? तो यदि तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करने आते हैं तो 4 न्यूटन का इस वाले का कितना कंपोनेंट होगा एक्स और वाई में? बताओ, सभी लोग इसका कंपोनेंट करके बताओ, 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन का एक्स और वाई में कंपोनेंट करके बताओ सभी। कोई भी हो, जेई नीट कोई भी हो, कंपोनेंट करके बताओ। चलो,
क्या इधर आएगा कॉस वाला कंपोनेंट? एक्स में कौन सा आएगा? कॉस। तो फॉर कॉस 60 और कितना माइनस के साथ आएगा आई कैप, प्लस वाई में आएगा पॉजिटिव 4 साइन 60 जे कैप। बोलो क्लियर है? बताओ। एक्स में कितना आएगा? -4 cos 60 आई कैप, यानी -2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। बोलो क्लियर? 4 न्यूटन वाले का। अब ऐसे ही क्या 1 न्यूटन का करोगे? तो 1 का जब कंपोनेंट करोगे तो इधर कंपोनेंट आएगा cos 30, 1 × cos 30 जे कैप, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 1 × sin 30 आई कैप। तो ओवरऑल आंसर कितना जे कैप में आया? √3/2। तो 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। बोलो क्लियर? बताओ क्या कंपोनेंट क्लियर है? अब ऐसे ही 2 न्यूटन का भी कर सकते हो। 2 न्यूटन का इधर तो आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव, तो इधर कौन सा? कॉस। तो 2 न्यूटन का आएगा -2 cos 30 जे कैप प्लस 2 sin 30 आई कैप। बोलो क्लियर है? 2 cos 30 यानी -√3 जे कैप प्लस आई कैप। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है? अब यदि हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, यदि इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करना सभी। बोलो। तो क्या माइनस, यदि इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -i कैप/2 प्लस 3√3/2 जे कैप। बोलो क्लियर है? क्या इन तीनों को ऐड करने पर ये आएगा? बताओ सभी। अब यदि हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए, क्वेश्चन क्या है कि हमें मिनिमम ऐसा फोर्स चाहिए जिससे उन चारों का रिजल्टेंट सिर्फ किधर आए? बाई में। तो क्या एक्स में रिजल्टेंट 0 होना चाहिए? मैंने इन तीनों को क्या किया है? ऐड किया है ना। तो यहाँ पर -2 आई कैप, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1। तो 1/2 और 1 3/2, 3/2 -2, क्या -1/2 आएगा? 3/2 -1 कितना आएगा? -1/2। और जे कैप में भी सेम किया है। एलसीएम कितना ले लिया? 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई 4√3, ये √3 और ये -2√3। तो आंसर कितना आ गया? 3√3/2। ठीक है। अब यदि हमें ऐसा एक फोर्स चाहिए जिन सभी की वजह से रिजल्टेंट किधर आए? वाई में। For resultant to be in y direction, resultant to be in only y direction, to be in only y direction, only y direction. Resultant in x is equal to 0. Resultant in x is equal to 0. So -1/2 I cap plus √3/2 j cap प्लस एक्स आई कैप इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? ये नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2।
एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। बोलो क्लियर है? बताओ क्या क्लियर है सभी को? क्या हुआ? तन्वी बताओ। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया और हमें पता चला इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट आया ये -1/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। बोलो क्लियर? अब हमें एक चौथा फोर्स ऐसे ऐड करना है कि इनका रिजल्टेंट सिर्फ किस डायरेक्शन में बचे, बाई में। बाई में रिजल्टेंट बचने के लिए क्या एक्स में रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए? बोलो। बाई में रिजल्टेंट बचने के लिए क्या एक्स में रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए? और यदि एक्स में रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए तो क्या इन तीनों का कितना बच रहा है, क्या -i कैप/2? यदि ये हट जाए, यदि ये हट जाए तो क्या रिजल्टेंट एक्स में जीरो हो जाएगा? बोलो। यदि ये हट गया तो रिजल्टेंट एक्स में कितना, जीरो। क्लियर? तो क्या इतना ही मैं इसमें ऐड कर दूं? बोलो। इतना ही मैं इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या ये हट जाएगा? बताओ। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, क्या 1/2 ऐड करना पड़ेगा? बोलो। कितना ऐड करना पड़ेगा, 1/2। क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है? हाँ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। नोट करो सभी। नोट कर लिया? बोलो। चलो ये नोट करो। नोट करो सभी।
कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। किस किस का, F1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप और F2 इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट करना था। और मैंने तुम्हें सिंपल बोला था लास्ट क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर होता है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रहता है। बोलो क्लियर है। यदि मुझे वेक्टर R1 गिवन है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप और R2 गिवन है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, तो R1 डॉट R2 ये आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बोलो क्लियर। यहाँ पर देखोगे तो जे कैप वाला कंपोनेंट नहीं है, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पर A2 नहीं है, तो क्या ये दोनों टर्म जीरो हो गई। बोलो, ये दोनों टर्म क्या हो गई, जीरो। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, C1 C2। तो कितना कितना, 5 × 4, आंसर कितना आ गया, 20। बोलो क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर है 20। बताओ क्लियर है सभी को। बोलो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर। बोलो। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर की में तुम्हारे बी दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है ए। सभी लोग इसका करेक्ट ऑप्शन ए कर लेना, जेई वाले सभी इसका करेक्ट आंसर ए कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे गिवन है, पूरा डायग्राम सही से देखोगे तो इस तरह से अलग अलग 5 फोर्सेस गिवन है। ये रहे, ठीक है। हर एंगल कितना है, 30 डिग्री। हर एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ध्यान से देखते जाना। ये √3, ये कितना 5, ये कितना √3 और ये कितना 2 और ये कितना 2। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को। क्या पूछा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल पी। अब एक बात बताओ, क्या सभी फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, क्या सभी को डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। बोलो, क्या सभी को डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। बताओ, क्या सभी को डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। और हमें डायरेक्शन कैसे गिवन है, ये है एक्स और ये कौन सी एक्सिस है, वाई। अब तुम्हें इन सभी के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। अब तुम्हें इन सभी के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। तो ध्यान से देखना, ये है √3। √3 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30। तो कंपोनेंट ऑफ √3 इज इक्वल टू
अंडर रूट 3 cos 30 आई कैप प्लस अंडर रूट 3 sin 30 जे कैप। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है या नहीं सभी को? चलो, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 3 cos 30 होता है अंडर रूट 3/2 यानी 3/2 आई कैप प्लस रूट 3/2 जे कैप। बोलो क्लियर है? ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ रूट 3। ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ 5। अब 5 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। कंपोनेंट ऑफ 5 और 5 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। तो 5 cos 60 आई कैप प्लस 5 sin 60 जे कैप। बोलो क्लियर? तो 5 cos 60 कितना? 1/2। तो 5/2 आई कैप प्लस 5 √3/2 जे कैप। ठीक है। और यहां पर लास्ट बचा ये 2। ये लास्ट 60 क्यों आया? क्योंकि देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये 30 और ये भी 30। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? 60। टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना? 60। ठीक है। चलो, अब लास्ट बचता है इसके कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ 2। तो कंपोनेंट ऑफ 2 न्यूटन, उस वाले 2 न्यूटन के कंपोनेंट होंगे इधर की डायरेक्शन में कॉस यानी जे कैप में, और इधर आएगा साइन। तो 2 cos 30 जे कैप -2 sin 30 आई कैप, यानी कितना आ गया? √3 जे कैप माइनस आई कैप। बोलो क्लियर है? क्या मैंने तीनों के कंपोनेंट कर लिए, इसके और इसके? बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है? और ये तो डायरेक्ट जे कैप और ये कौन सा? आई कैप। तो यदि रिजल्टेंट ऐड करना है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, रिजल्टेंट, क्या रिजल्टेंट में सभी को ऐड कर दूं? तो पहला लिखो कितना है? 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ये हो गया दूसरा। प्लस 5/2 आई कैप प्लस 5 √3/2 जे कैप। ये हो गया थर्ड। फोर्थ कौन सा? अंडर रूट 3 जे कैप। फिफ्थ कौन सा? √3 जे कैप माइनस आई कैप। ये पांचों फोर्स हो गए। अब आई कैप को ऐड करो। 2, 3/2, 5/2। 5/2 और 3/2 कितना? बोलो। 5/2 और 3/2 कितना? 8/2 यानी 4। 4 और 2 6, 6 में से बन गया तो 5। तो आंसर आ गया 5 आई कैप प्लस जे कैप में देखो √3/2, 5 √3/2 यानी 6 √3/2 यानी 3 √3, 4 √3 और 5 √3। क्या ये आ गया आंसर फाइनल? अब इनका मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट ऑफ a² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 √3 का होल स्क्वायर यानी कितना? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 75। ओवरऑल आंसर कितना? 100 का अंडर रूट 10। बोलो क्लियर है? और यदि एक्स और वाई में ऐसे रिजल्टेंट हमें मिल रहा है और ये एंगल क्या है? थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ tan θ = y/x। tan θ = y/x। तो 5 √3/√5
कैंसिल, तो टेन थीटा आ गया √3, यानी थीटा कितना है 60। बोलो क्लियर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10, और एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। बोलो क्लियर। आई थिंक इन सभी को ऐड करो एक बार। आई कैप को ऐड करो और जे कैप को ऐड करो, क्योंकि मुझे सबका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। मुझे सबका क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के केस में सबको ऐड करना पड़ेगा। मैंने हर वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के साथ लिख लिया है, एक्स और वाई में। तो सभी को ऐड करूंगा तभी तो मुझे फाइनल आएगा। तो जे कैप को ऐड करो और आई कैप को ऐड करो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। क्लियर है। ठीक है। चलो नोट करो सभी। सभी क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो। सभी क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो। नोट करो सभी। क्योंकि दो, यदि तुम देखोगे ये पूरा एक्स में है और ये पूरा वाई में है, तो एक्स में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 आई कैप, और वाई में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जे कैप। तो हमें किनके फाइंड आउट करने पड़े, बाकी तीन के ना, जो एक्स और वाई में मिडिल में आ रहे हैं। ठीक है। नोट करो। कर लिया सभी ने। हाँ नोट करो। हो गया नोट। बोलो नोट हो गया। चलो ये नोट करो सभी। सभी ये नोट करो। नोट करो सभी ये। कर लिया नोट। बताओ सभी ने नोट कर लिया। नोट करो। हो गया।
चलो अगला कौन सा क्वेश्चन बताना है? 11। 11 से पहले कोई बताना है? बोलो। 11 से पहले और कोई क्वेश्चन है? बताओ। 11 से पहले और कोई क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। क्या गिवन है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या है, ट्राइंगल लॉ। तो इस ट्राइंगल लॉ में यदि हम एडिशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आता है मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आता है। बोलो। C is perpendicular to vector A, C is perpendicular to vector A, ठीक है। फर्दर एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या C स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो। और ये दोनों तो क्या है, इक्वल। तो क्या ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ये 6 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता देता हूँ तब भी। अब हो ही गया। 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, -2ab कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो b इज इक्वल टू आ गया -2a कॉस थीटा। बोलो क्लियर? ठीक है। a कॉस थीटा कितना आ गया, -b/2। ठीक है। चलो, और यदि इसका डायग्राम बनाओगे तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, और इन दोनों का रिजल्टेंट है सी वेक्टर। और यहाँ पर ये का एंगल थीटा है तो बी का इधर कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया -b कॉस थीटा। ठीक है। ए इज इक्वल टू आ गया बी कॉस थीटा। तो यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, b इज इक्वल टू -2a कॉस थीटा। तो a इज इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा। इसे गायब, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया -1/2, 1/2। तो थीटा आ गया 3π/4। कॉस थीटा कितना आ गया, -1/√2। तो थीटा आ गया 3π/4। ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो यदि किसी को नहीं हुआ है तो। नोट कर लो इसे यदि नहीं हुआ है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने तुम्हें लिखाया था। 7 तो किस पर बेस है, लेमीज थ्योरम पर। क्यू और आर, ये तो मैंने तुम्हें कराया था। ये 150 डिग्री, ये
θ1 और ये θ2। इक्विलिब्रियम का मतलब ट्राइंगल। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये तीनों मिलाकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? ये तीनों मिलाकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें लिखा था P अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150। तो P गिवन है 1.9318 अपॉन साइन थीटा। नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता। इक्विलिब्रियम मतलब ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तीनों वेक्टर, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है। अपॉन 0.9659 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150। साइन 150 होता है 1/2। तो ये कैंसिल आउट होगा इससे 2 टाइम्स। तो 2 इज इक्वल टू आ गया 2R। तो R का वैल्यू आता है 1। R का वैल्यू कितना आता है? 1। क्लियर है? बोलो। चलो, हो गया। हाँ, नोट करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 ध्यान से देखना। चलो, क्वेश्चन 11। 11 में क्या गिवन है? वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी कितना है? 7i कैप प्लस 24j कैप। तो मैंने तुम्हें बताया था ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यानी 25। क्लियर? तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 25। और डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? वेक्टर ए की। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए कितना आ गया? ए। ये आएगा वेक्टर ए कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना? 5। अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25 × 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। तो ये आंसर कितना आ गया? 15i कैप प्लस 20j कैप। बोलो, क्लियर है सभी को? मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराए थे, बताओ क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर? आया ना? बोलो, क्लियर है? अपॉन 5 क्यों आया? अपॉन 5 इसलिए आया, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
तो दोनों मिलाकर कितने हुए 25, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। ठीक है, हो गया। थर्टीन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है, फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सही है, बोलो क्या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज स्केलर। बताओ क्या वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है या वेक्टर ही रहता है, बोलो। वेक्टर के जब भी तुम कंपोनेंट करते हो एक्स में वाई में, वो स्केलर आते हैं या वेक्टर आते हैं, बताओ सभी। जब भी तुम वेक्टर के कंपोनेंट करते हो तो वेक्टर के कंपोनेंट स्केलर आते हैं या वेक्टर आते हैं, बोलो। हमेशा वेक्टर आता है ना, एक्स में देखोगे तो आई कैप के साथ, वाई में देखोगे तो जे कैप के साथ, तो हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर। हमेशा क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या है, गलत। बोलो, क्लियर है। वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा कैसा रहता है, वेक्टर। ठीक है, कभी भी स्केलर नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। और बताओ 17 के अलावा और कोई पूछना है, बोलो। 17 के अलावा, इससे 17 से पहले, 17 से पहले कोई पूछना है, बोलो। क्या 17 से पहले किसी को कोई पूछना है, नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स, कोई भी हो सकती है, एक्स का हमें गिवन नहीं है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड एज फॉलो, एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी टेन सी जेड, बोलो यही गिवन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो ये होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, बोलो क्लियर है। बताओ क्या ये क्लियर है सभी को, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, और क्या डायमेंशन ऑफ सी जेड, क्या ये होना चाहिए M0 L0 T0, M0 L0 T0। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ एक्स। तो यदि यहां से देखोगे तो क्या एक्स और बी का डायमेंशन सेम है, एक्स और बी का डायमेंशन क्या है, सेम, बोलो क्लियर है। ए ऑप्शन तो सही है।
सी और जेड इनवर्स होंगे, ये भी सही है। वाई और बी अपॉन ए सही है। एक्स और ए, डी है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? डी। बोलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है डी। बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो, क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 17? बताओ। हाँ, वो गलत है। आंसर ए गलत है। आंसर डी है उसका। 17 का आंसर डी है। ठीक है। नहीं, वो सही हो जाएगा। वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है? सी वी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी? बोलो, क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी? तो इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया? Q। बोलो क्लियर है? और रो, क्या रो रेजिस्टिविटी को बता रहा है? रो किसको बता रहा है? रेजिस्टिविटी। तो आर ए अपॉन एल, बोलो क्लियर है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और आर को क्या लिख सकते हो? वी अपॉन आई। तो क्यू इंटू एल, वी, और ऊपर चला गया आई, इंटू ए, इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर। बताओ। आप थोड़ा सा और चेंज करूंगा और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और चेंज करते हैं और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्या ये सी को रिप्रेजेंट करता है? बोलो। ए एप्सिलॉन नॉट और डी, क्या ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो Q अपॉन V, और ये आ गया C इंटू आई, और V इंटू सी अगेन क्या आ गया? Q। तो ये आ गया Q इंटू आई अपॉन Q। Q से Q गायब, फाइनल आंसर क्या आ गया? I। क्लियर है? तो करंट का तो तुम्हें डायमेंशन पता है। ठीक है आशीष, हो गया? बोलो क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 याद करो, मैंने तुम्हें कभी कराया है। क्वेश्चन नंबर 20 याद करो, मैंने तुम्हें कराया है ये क्वेश्चन। अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कराया है, और उसका आंसर नन ऑफ दीज आया था।
क्वेश्चन नंबर 20 मैंने तुम सभी को पहले भी कराया है और उसका आंसर आया था नन ऑफ दी। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था कि मैं देखना चाहता था कितने लोगों को याद रहता है या नहीं। देखो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए, आर का पावर ई, ईटा का पावर सी और बी का पावर डी। ये चार पर डिपेंड है, तो यहाँ पर आएगा एम का पावर ए प्लस सी, एल का पावर बी माइनस सी प्लस डी, और टी का पावर आएगा इन दोनों में तो जीरो, माइनस सी माइनस डी, और इज इक्वल टू आएगा T1। तो यहाँ पर चार वेरिएबल है। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल। और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 3 इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 3। और 4 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होते हैं, तो आंसर कभी भी नहीं आता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। बोलो क्लियर है? बताओ। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या आ रहा है? नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर। और किसी को कोई डाउट है? बोलो। 21 से 25 में किसी को कोई डाउट है? बताओ। कल नीट के डाउट कल डिस्कस होंगे। नीट के डाउट अब कल डिस्कस होंगे। ठीक है। बोलो 21 से 25 में किसी को कोई डाउट है? जेई वालों को, जेई वालों को 21 से 25 में कोई डाउट है? हो गए सभी के? सभी से हो गए? हाँ। ठीक है। चलो। चलो, सभी लीव कर सकते हो। सभी लीव कर सकते हो।